ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा रद्द किया। गणतंत्र दिवस पर बनने वाले थे मुख्य अतिथि। 19 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, 10 दिनों में शुरू हो सकता है टीकाकरण। पश्चिम बंगाल में लगा ममता सरकार को एक और झटका। पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला का मंत्री पद से इस्तीफा। नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। कहा, पर्यावरण मंजूरी व अन्य अनुमतियों में कोई खामी नहीं, पर धरोहर संरक्षण समिति से लेनी होगी मंजूरी। रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। लगातार दूसरे दिन होगी पूछताछ। भूपेंद्र हुड्डा बोले, जो किसान धरने पर गंवा रहे जान, उनके परिजनों को कांग्रेस विधायक देंगे 2-2 लाख रुपए। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में इंजीनियर ठेकेदार पर लगेगा एनएसए। नुकसान की वसूली का भी आदेश। गलियारे की छत गिरने से 25 लोगों की हुई थी मौत। बर्ड फ्लू को केरल ने घोषित किया राजकीय आपदा। हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में अलर्ट। झालावाड़ में धारा 144 लागू। और टीम इंडिया को झटका। बल्लेबाज केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी टेस्ट सीरीज से बाहर। अभ्यास के दौरान कलाई में लगी चोट। बीसीसीआई ने दी जानकारी। हम इस वक्त हैं दिल्ली के पलवल बॉर्डर पे। यहाँ पे बारिश हो रही है फिलहाल, और यहाँ पे भी किसान धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ में जो किसान है यहाँ, वो बुंदेलखंड से आए हैं। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण कुमार, मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन से हूँ। यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं, क्या वजह है आने की? हम जो मोदी सरकार ने जो कृषि कानून बिल जो 3 पारित किए हैं, उनके विरोध में आए हैं कि भैया मोदी जी ये तीनों कानून वापस ले लो और हमें राहत प्रदान करो। क्योंकि हमने मोदी जी को वोट दिया है, तो हम ये अधिकार रखते हैं कि हम गलत फैसले नहीं होने देंगे। आप सब लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया था? जी हाँ, हमने बीजेपी के लिए वोट किया है। तो और अब हम उखाड़ना भी जानते हैं, बीजेपी को उखाड़ भी देंगे। बुंदेलखंड की सारी सीटें हमने जो है बीजेपी को दी हैं। एक भी सीट नहीं किसी को, सारी सीटें मोदी जी पे भरोसा किया था हमने कि मोदी जी हमारे बुंदेलखंड की जो सूखे से और प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित क्षेत्र है हमारा, तो हमने ये सोच करके मोदी जी को वोट दिया था कि हमारे क्षेत्र की हालत को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इन्होंने तो हमको गड्ढे में और डालने का काम किया। उद्योगपतियों के हाथ इन्होंने हमको बेच दिया। इन्होंने हमारी खेती बेच दी, हमारा अनाज बेच दिया, हमारे लोगों को बेच दिया। तो अब हम लोग जो इतने मूर्ख तो नहीं है कि अब हमको वोट तो हमने दे दिया, मूर्ख बन करके वोट दिया हमने, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति हम सचेत हैं। और अभी जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, छत से पानी भी गिर रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो यहीं पे बैठे रहेंगे। ये भी बताइए मुझे कि बुंदेलखंड जो इलाका है, किसानों की समस्या वहाँ पे काफ़ी सुनने को मिलती है। जैसा आपने कहा, सूखे की समस्या है। हाँ, तो क्या मुख्य समस्याएं क्या क्या है किसानों की? हमको ये प्रकृति धोखा दे रही है भाई साहब। बुंदेलखंड के लिए मैडम इतनी परेशानी है। मैं 1981 से खेती कर रहा हूँ, जो 10-12 साल से सूखा की चपेट में है। ना जाने क्या बात है, प्रकृति धोखा दे रही है या हम लोगों ने अन्ना जानवरों की समस्या है। बहुत सारी समस्याएं बुंदेलखंड के लिए हैं। मैं बुंदेलखंड का किसान इतना परेशान हूँ कि मानने वाले हमें क्या बताऊँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिखाने के लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा है रहने के लिए। प्रकृति हमको इतना धोखा दे रही है। पहले 1981 से मैं खेती कर रहा हूँ, तब इतनी परेशानी नहीं थी। 4 से 10 साल से इतनी परेशानी है। अन्ना प्रथा अलग चल रही है और प्रकृति धोखा दे रही है मुझे। तो ऐसे ये बताइए कि जो किसान है बुंदेलखंड का, क्या अपना रोजी रोटी चला पाता है, परिवार को पाल पाता है? इतने पैसे बनते हैं? हम लोग तो मजदूरी कर करके अपना परिवार का काम चलाते हैं। शहर जा करके? जी, शहर जा करके और बड़े शहरों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। खेती से तो नहीं हो पाता। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे हमको अपना वाजिब दाम दे दो, हमारे अनाज का सही मूल्य दे दो हमको।
है, जिससे हम भी जो है खुशहाली की, हम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त, आज हमारे यहाँ शिक्षा का कोई वो नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं तो पाते। यहाँ पे एक सवाल और है कि ये भी कह रहे हैं लोग कि जो MSP है हर जगह तो किसानों को मिलती नहीं है, आपके यहाँ पे MSP मिलती है क्या? नहीं मिलती, हमारे यहाँ MSP बिल्कुल नहीं मिलती, हमारे यहाँ दलाली होती है सबसे बड़ी बात। अगर जो खरीद केंद्र भी हैं तो खरीद केंद्र में सरकार के दलाल बैठे हैं वहाँ पे है, अब वो दलाल किसानों से दलाली करते हैं और बाहर व्यापारियों को माल बिकवा देते हैं, और तो खरीद केंद्र वाला भी परेशान करते हैं, खरीद केंद्र वाले कि आज नहीं कल आओ, भीड़ लगाओ, लाइन लगाओ, लाइन लगवा लेते हैं, किसान परेशान होकर के और चला जाता है दलालों के चक्कर में। पैसा नहीं आता, पैसा भी नहीं आता है, 6 महीने तक पैसे नहीं आते हैं। हम और आज भी तो पैसा नहीं हुआ, हम और बहुत छोटे किसान हैं, बीवी बच्चा हमारी भूखन मर रहे, फिर भी मतलब खाता में पैसे नहीं आ रहे, कह रहा है कि हम दे रहे जाने कहाँ जात, हम और के खातन में पैसा जो नहीं। PM किसान निधि वाला है 2000 रुपए जो देने थे वो नहीं, किसान हैं जो यूपी वाला किसान, उत्तर प्रदेश को महोबा जिला में एक पानी नहीं मिल रहा हुआ, बाल बच्चे सब भूखन मर रहे, खेती ऐसी डरी हम लोगन की। सम्मान निधि का पैसा भी हमारे यहाँ जो है सबको नहीं मिल रहा, वहाँ पर भी दलाली होती है। सम्मान निधि में भी वहाँ बैंक मैनेजर, बैंकों में जब पैसा आ जाता है तो बैंक मैनेजर पैसा नहीं देता किसानों को। पहली बात तो लेखपाल और जो अधिकारी बैठा है, नोडल अधिकारी, वो वहाँ से बिना 200-400 लिए भेजता ही नहीं नाम, और जब 200-400 जब उसको मिल जाएंगे, जब तो नाम भेजेगा, और जब पैसा आ जाएगा तो बैंक मैनेजर नहीं देगा, कहेगा ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे KCC में जाएगा। तो यहाँ पे समस्याएं बहुत है। और सबसे बड़ी बात है, एक बात और बताइए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके कानून बनाना, ये भी एक मांग है। अगर ऐसा कोई कानून आता है तो आपको लगता है कि आपके जैसे भी जो किसान हैं जिनको अभी नहीं मिल पा रहे हैं फसल के सही दाम, वो मिल सकेंगे? बिल्कुल, अगर MSP का कानून सरकार बना देती है तो हमको जो हमारे पास है 10-20 बोरा जो भी वो हमारा सही रेट में बिकेगा, उससे हमारा भरण पोषण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसान हैं जो कि बुंदेलखंड से आए हैं, इनका कहना है कि एक तो सूखे की समस्या है, इन लोगों ने बीजेपी को वोट भी दिया था और अभी इनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी तरफ सरकार ध्यान दे। लोगों का कहना है कि अपना घर तक नहीं चला पाते हैं वो खेती करके, और उनको शहरों में जा कर के मजदूरी करनी पड़ती है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पे बारिश के खिलाफ के बावजूद, यहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इन किसानों का कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। আমরা সবাই জোরে, আমরা সবাই নাগরিক, हम सब नागरिक हैं। We are all citizens of this country. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ख्याति एक बेहद जुझारू नेत्री की है। सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री ममता की सारी राजनीति संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 19 मई 2016 को जब उन्होंने दूसरी बार शपथ ली तो लगातार 2 चुनाव जीतने वाली एकमात्र महिला CM का खिताब भी उनके नाम दर्ज हो गया। बंगाल में दीदी यानी बड़ी बहन के रूप में मशहूर ममता ने पश्चिम बंगाल के 2011 के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के साथ इतिहास रचा था। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 34 साल से चली आ रही वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंका था। देश की पहली महिला रेल मंत्री होने का रिकॉर्ड भी ममता के नाम ही दर्ज है। इसके अलावा वे केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, कोयला, महिला और बाल विकास मंत्री और युवा मामले और खेल विभाग की मंत्री भी रही हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी के घर 5 जनवरी 1955 को जन्मी ममता ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर जोगमाया कॉलेज से की, जहां वे हिस्ट्री की स्टूडेंट थी। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हुई और 1978 से 1980 के बीच इंदिरा कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई की महासचिव रहीं। 1984 में वे पहली बार जादवपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। तब उन्होंने CPM के सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को हराया था। उसके बाद लगातार 6 बार साउथ कोलकाता से लोकसभा पहुंचती रही। मां, माटी और मानुष के नारे के साथ 1997 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी TMC का गठन किया।
ताकि वाम विरोध की राजनीति को नई धार दी जा सके। इस नारे को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया और 2006 में जब सिंगूर में टाटा मोटर्स के एक प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आंदोलन छेड़ा तो ममता ने इसमें पूरी ताकत झोंक दी। 1993 में जब ममता को पश्चिम बंगाल सरकार के सेक्रेटेरिएट राइटर्स बिल्डिंग से घसीट कर बाहर निकाला गया था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो बिल्डिंग में मुख्यमंत्री बनकर लौटेंगी। अपने सादे रहन सहन के चलते ममता बनर्जी को उनके विरोधी भी मान देते हैं, पर यह भी सच है कि राज्य में हुए शारदा चिट फंड जैसे घोटालों के चलते उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। चित्रकारी का शौक रखने वाली ममता के गढ़ में बीजेपी 2019 में कुछ हद तक सेंध लगाने में कामयाब रही थी, लेकिन असल मुकाबला यानी विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। जानकार कहते हैं कि ममता आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं है और बिना जबरदस्त लड़ाई के उनके राजनीतिक विरोधियों को कुछ नहीं मिलने वाला। विरोधियों को सत्ता तक पहुंचाने के लिए आग से गुजरना होगा। ममता बनर्जी को अग्निकन्या यूं ही नहीं कहा जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। प्राइम मिनिस्टर को मानना थे, लेकिन हम उनको एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आपका शर्म नहीं लगता है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। उसमें जो है मेन प्रमुख जो है रीडेवलपमेंट जो किया जाएगा वो है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग। आप देख सकते हैं वो एक तरीके से चित्र बनाया गया है जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग होगी। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने उसे बनाया जाएगा। करीबन 1200 मेंबर्स के लिए जॉइंट सिटिंग, राज्यसभा लोकसभा की जॉइंट सिटिंग के लिए एक सेंट्रल हॉल जो बनाया जाएगा ताकि क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ये भी ध्यान में रखते हुए कि आगे भविष्य में मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स भी बढ़ सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स भी बढ़ सकते हैं, तो जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी इसके साथ ही साथ जो पूरा जो एक पावर कॉरिडोर यानी कि जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो राजपथ जो है उसके दोनों आर पार जो है बिल्डिंग्स जो है नई बनाई जाएंगी। पुरानी बिल्डिंग्स में कुछ तोड़फोड़ होगा और मेन प्रमुख सरकार का कहना है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उन्हें सारा एक साथ करना है ताकि काम जो है एफिशिएंटली हो सके। सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वापस एकजुट हो जाएं और एक दो कुछ बिल्डिंग्स में सीमित रहें ताकि जो है एफिशिएंसी बढ़ जाए। ये सरकार का मेन मुख्य प्रयास है सरकार की तरफ से। लेकिन जो चुनौतियां आई थी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेके थी कि सही तरीके से परमिशंस नहीं ली गई। लैंड यूज़ जो है जो ज़मीन जो जिस प्रयोग के लिए होता है उसको सही तरीके से परमिशन नहीं मिली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में से 2 जजेस ने कहा है कि परमिशंस हैं तो ये प्रोजेक्ट जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना जिन्होंने अपना अलग से जजमेंट दिया, उनके हिसाब से जो है कंजर्वेशन कमेटी जो हेरिटेज कमेटी है उसकी परमिशन होनी चाहिए क्योंकि ये सारी जो है पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं और इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये लुटियंस दिल्ली जो कहलाता है और 1927 को पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया था। तो सरकार का कहना है कि बिल्डिंग अब बहुत पुरानी हो गई है, अर्थक्वेक प्रूफ नहीं है, फायर प्रूफ नहीं है, आग लग सकती है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बनाई जाए लेकिन साथ साथ बाकी जो एरिया का रीडेवलपमेंट भी किया जाए। तो इधर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक हैं जहाँ अन्य इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं हो सकता है यहाँ भी रीडेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट जो है अब जा सकता है, आगे क्लियर हो सकता है। एक तो लीगल चैलेंज ये था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि प्रोजेक्ट जो है जिसमें बताया जाता है कि शायद 20,000 करोड़ रुपए लगे, तो क्या ये सही वक्त है इतना सारा पैसा खर्चने के लिए, ख़ास तौर से जब कोरोना पैंडेमिक के बाद आर्थिक मुश्किलें और बढ़ी हैं, तो क्या ये सही वक्त है इतना पैसा खर्चने के लिए? ये कुछ लोगों ने बात उठाई थी। लेकिन सरकार का कहना है कि बहुत ज़रूरी है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और पार्लियामेंट जो अभी सुरक्षित नहीं है स्ट्रक्चरली क्योंकि बिल्डिंग जो है पुरानी है,
और उसकी जो है कैपेसिटी पूरी हो गई है, उसको ठीक करने के लिए नई पार्लियामेंट की भी ज़रूरत है। उम्मीद ये है कि 2024 तक ये सारा रीडेवलपमेंट वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा अगले लोकसभा चुनाव के पहले। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़। आए दिन हम एक शब्द सुनते हैं, वीआईपी कल्चर, यानी अति विशिष्ट व्यक्तियों से जुड़ा तामझाम। इसके जिक्र के साथ या तो कोई इसकी आलोचना कर रहा होता है या फिर कोई नेता इसे खत्म करने का वादा कर रहा होता है। ये अलग बात है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। गृह मंत्रालय के अधीन एक विंग काम करती है, नाम है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी बीपीआरडी। बीपीआरडी ने हाल ही में एक डेटा साझा किया जो बताता है कि देश में 19,467 वीआईपी हैं, जिनकी सुरक्षा में 66,043 पुलिस वाले तैनात हैं, यानी एक वीआईपी की सुरक्षा पर 3 से ज़्यादा पुलिस वाले। जबकि 135 करोड़ आबादी वाले देश में आम आदमी की सुरक्षा की बात करें तो देश में कुल 20.91 लाख पुलिस वाले हैं, यानी 642 लोगों पर एक जवान। ये आंकड़े 2019 के हैं। 2018 में 632 लोगों पर एक जवान की तैनाती थी। बिहार पुलिस के जवानों की कमी झेलने वाले प्रदेशों की सूची में अव्वल है। वहां औसतन 1,312 लोगों के बीच एक जवान तैनात है। बिहार में कुल 51,862 पुलिस वाले हैं। दूसरे नंबर पर आता है दमन और दीव, जहां 1,014 लोगों के बीच एक जवान तैनात है। इस सूची में पश्चिम बंगाल 995 के आंकड़े के साथ तीसरे नंबर पर है, जिसके बाद फिर आंध्र प्रदेश 880 और फिर मध्य प्रदेश 833 के साथ 5वें नंबर पर आता है। वैसे पुलिस के जवानों की कमी की एक वजह खाली पड़े पद भी हैं, जिन्हें भरने में सरकारें रुचि नहीं दिखाती। बीपीआरडी के मुताबिक देश में 26.23 लाख पद हैं, जिनमें से 20.91 लाख पद ही भरे हैं। मतलब 5.31 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर सभी पद भरे होते तो भारत में 512 लोगों पर एक पुलिस जवान तैनात रहता। 4 साल पहले 2016 में भारत में वीआईपी की संख्या 20,828 थी। उस समय उनकी सुरक्षा में 56,944 पुलिस वाले तैनात थे। 2019 में ऐसे लोगों की संख्या घटकर 19,467 हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनकी सुरक्षा में लगने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 66,043 हो गई। इस सबके बीच रोचक तथ्य ये है कि वीआईपी सुरक्षा किसे दी जा रही है, सरकार इसका खुलकर जवाब नहीं देती। जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है, हमेशा एक ही जवाब मिलता है, सुरक्षा और गोपनीयता की वजह से जानकारी नहीं दे सकते। वहीं वीआईपी सुरक्षा पर होने वाले कुल खर्च के सवाल पर उसका जवाब होता है, सुरक्षा पर होने वाले खर्च को सही बताना कठिन है, क्योंकि इसमें सुरक्षा बलों की सैलरी, भत्ते, कम्युनिकेशन और वाहन का खर्च भी होता है। अब ये भी जान लीजिए कि कितनी तरह की वीआईपी सुरक्षा सरकार की ओर से दी जाती है। प्रधानमंत्री को मिलने वाली एसपीजी सुरक्षा के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, Z+, Z, Y और X। खतरे के आधार पर वीआईपी सुरक्षा पाने वालों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, जज, पूर्व जज, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार या साधु संत होते हैं। Z+ सुरक्षा के तहत 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। इनमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो होते हैं। इसमें हर व्यक्ति की सुरक्षा पर हर महीने 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहीं Z कैटेगरी की सुरक्षा में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के 22 जवानों के अलावा लोकल पुलिस की तैनाती रहती है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की रिपोर्ट, गो न्यूज़। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल,
सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। शकील बदायूनी का लिखा ये सुरीला गीत जिस ताजमहल को मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी बताता है, उस पर सारे दुनिया की मोहर है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में ना गिने जाने के बावजूद ये उनसे किसी मायने में कम नहीं, और इसके साथ ही इसकी तामीर करवाने वाले शहंशाह शाहजहां का नाम भी इतिहास में अमर है। शाहजहां यानी मुगल वंश का 5वां बादशाह, जिसका जन्म 5 जनवरी 1992 को लाहौर में हुआ था। बादशाह जहांगीर और जोधपुर के शासक उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई या जोधाबाई के बेटे शाहजहां का असल नाम खुर्रम था, जो उम्र बढ़ने के साथ सल्तनत का सबसे शक्तिशाली स्तंभ बन गया और तमाम साजिशों को दरकिनार करते हुए बादशाह जहांगीर की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1628 को हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने में कामयाब हुआ। शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य का वैभव अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। वो एक कला प्रेमी बादशाह के रूप में मशहूर हुआ। खासतौर पर उसकी बनवाई इमारतों ने दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान करवाने वाली कई निशानियां दी। ताजमहल को देखकर कभी कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे काल के गाल में ढलका हुआ आंसू कहा था। समय की धूल भी इस इमारत की चमक को कमजोर नहीं कर सकी। आगरा में यमुना किनारे लगभग 350 सालों से चमक बिखेर रहा ये मकबरा शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो, सम्राज्ञी नूर जहां की भतीजी। 14 साल की अर्जुमंद बानो से शाहजहां की सगाई 1607 में हुई, जब वो महज 15 साल का था। दोनों की शादी 10 मई 1612 को हुई। शाहजहां ने ही उसे मुमताज महल का खिताब दिया। दोनों के 13 बच्चे हुए और 14वें बच्चे को जन्म देते हुए 17 जून 1631 में मुमताज महल की मौत हो गई। शाहजहां इस गम से कभी बाहर नहीं आ सका। मुमताज की याद को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए उसने ताजमहल बनवाया। लगभग 20 साल चले रात दिन काम के बाद जब 1653 में ये इमारत बनकर तैयार हुई तो दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। बहरहाल शाहजहां केवल ताजमहल के लिए ही नहीं जाना जाता। उसने आगरा में कई इमारतें और बाग बनवाए। अकबर के बनवाए आगरा के किले को उसने नई डिजाइन से पूरी तरह बदल दिया था। इस किले में मौजूद खूबसूरत मोती मस्जिद भी उसके सौंदर्य बोध की मुनादी करती है। उसने आगरा की मशहूर जामा मस्जिद भी बनवाई थी। शाहजहां ने 1638 में आगरा के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया और यहां शाहजहानाबाद नाम से एक नया शहर बसाया, जिसे दिल्ली का 7वां शहर कहा जाता है। चांदनी चौक, जामा मस्जिद और लाल किला उसी शाहजहानाबाद की पहचान है। करीब 9 साल में बनकर तैयार हुआ लाल किला भारत की बुलंद शान का परचम था, जहां शाहजहां अपने विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठा करता था। शाहजहां का शासनकाल आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा, सीमाएं सुरक्षित रहीं और व्यापार में काफी समृद्धि आई। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शाहजहां की शांति जाती रही। 1657 में उसके बीमार पड़ने पर उसके बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें विजयी औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में कैद कर लिया। इस किले से अपने बनवाए ताजमहल को देखते हुए और मुमताज महल को याद करते हुए शाहजहां ने 8 साल बिताए। जनवरी 1666 में शाहजहां का 74 साल की उम्र में देहांत हो गया। उसे ताजमहल में अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की कब्र के बगल में दफनाया गया, जो उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। नजर डालते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज के शानदार इतिहास पर। वैसे तो पहला टूर 1936 में होना था,
लेकिन भारत में अकाल पड़ गया और टूर ही कैंसिल हो गया। लेकिन उसके बाद 1967-68 में भारतीय टीम ने दौरा किया और कहा जाता है कि भारत ने विदेशों में जीतना यहीं से सीखा। कप्तान थे मंसूर अली खान पटौदी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज भारत ने 3-1 से जीती थी। अजित वाडेकर, प्रसन्ना, बापू नाडकर्णी और बिशन सिंह बेदी जैसे खिलाड़ी इस टीम में थे। दिलीप सरदेसाई भी थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। खास बात यह थी कि इस सीरीज में कैप्टन पटौदी ने खिलाड़ियों के अंदर इतना जोश भर दिया था कि सब जीत की भूख लिए मैदान में उतरे थे। साहिर, सीरीज से पहले पटौदी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मजबूती स्पिन गेंदबाजी है, इसलिए हम इसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर चलेंगे। ये वो दौर था जब टीम इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स बहुत कम हुआ करते थे, या फिर उनका रोल सिर्फ स्पिन बॉल को पुराना करने के लिए होता था। तो बेसिकली उनका वीक पॉइंट था फास्ट बॉलिंग, लेकिन स्ट्रेंथ थी स्पिन। तो उन्होंने अपने स्पिन को ही हथियार बनाया और पहली बार एक टेस्ट मैच में, एक सीरीज में उन्होंने 3 स्पिनर्स हर मैच में खिलाए। 3 स्पिनर्स न्यूजीलैंड जाकर के भारतीय टीम ने खिलाए। पहला टेस्ट मैच भारत ने 5 विकेट से जीत लिया। बहुत बड़ा मैच था ये। पहली बार भारत को विदेशी जमीन पे पहला एक मैच जीतने का मौका मिला था, और वो भी चेस करते हुए जीता था। और इस जीत के जो मेन हीरो बन के निकले थे वो थे स्पिनर। ये थोड़ा सा सोचना बड़ा दिलचस्प है कि न्यूजीलैंड के फास्ट उछाल लेते हुए विकेटों पर इंडिया के स्पिनर्स ने कमाल करा था। प्रसन्ना ने 6 विकेट लिए थे। अजीत वाडेकर बने थे जीत के हीरो, जिन्होंने दोनों पारियों में अर्धशतक जमाए थे। और पहली जीत मिलते ही भारतीय टीम और फैंस खुशी से झूम उठे। उस समय को याद करते हुए अजीत वाडेकर कहते हैं कि कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए बड़ा लम्हा था, क्योंकि उससे पहले हमें कहा जाता था कि हम विदेशों में जीत नहीं सकते। मैंने 2 अर्धशतक लगाए, जिसका मुझे गर्व है। प्रसन्ना कहते हैं कि मैंने तो वो गेंद भी बचा के नहीं रखी सोवेनियर के तौर पर। हाँ, जीत का जश्न तो हुआ था, लेकिन बहुत ही सिंपल। हम सब लोगों ने शाम को इकट्ठा होकर के ड्रिंक्स ली और उसके साथ ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी, हाथ मिलाया, इत्यादि इत्यादि। बापू नाडकर्णी कहते हैं कि पहली बार लगा कि टीम के तौर पर हम खेले। उससे पहले इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर सब लोग निर्भर करते थे और हमारी जीत उसी पे डिपेंड करती थी कि इंडिविजुअल प्लेयर अगर कोई चल गया तो चल गया, वरना जीत जो है इस तरह की जीत उससे पहले विदेश धरती पर कभी नहीं मिली। कभी नहीं, क्योंकि अगर आप इस पूरे मैच में देखेंगे तो कई हीरो थे जिनका हो सकता है स्कोर कार्ड में ये चीज़ रिफ्लेक्ट ना हो। एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट यहाँ बताना जरूरी है। टीम के बड़े फास्ट बॉलर हुआ करते थे रमाकांत देसाई। उनके फास्ट बॉलिंग से उनका जबड़ा टूट गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बैटिंग करी और पहली इनिंग में 9 रन की इंपॉर्टेंट बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, अनिल कुंबले को लोग याद करते हैं कि वेस्ट इंडीज में कैरिबियन एक सीरीज में अनिल कुंबले को चोट लगी थी। उन्होंने पट्टी बांध करके मैच खेला था, लेकिन उससे पहले ये काम एक खिलाड़ी कर चुका है और उनका फ्रैक्चर हो गया था, पूरा जबड़ा टूट गया था, लेकिन वो टिके रहे। 10वें विकेट की साझेदारी में 57 रन जोड़े थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि इसके बाद क्या हुआ। दूसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम हार गई। क्राइस्ट चर्च में हुआ दूसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड ने 6 विकेट से जीत लिया। ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट मैच में इंडिया बहुत खराब खेली। इंडिया ने अच्छा कंपटीशन करा, लेकिन थोड़ा सा फास्ट विकेट था और न्यूजीलैंड के कप्तान थे ग्राहम डाउलिंग। उन्होंने जबरदस्त दोहरा शतक लगाया और बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करा। टीम इंडिया ने भी दोनों पारियों में तकरीबन एक में 290 और 300 का स्कोर खड़ा करा, लेकिन शायद वो कम रह गया न्यूजीलैंड के बड़े स्कोर के सामने। उसके बाद बारी आई तीसरे टेस्ट मैच की। पटौदी ने अपने खिलाड़ियों को जोश दिलाया कि अभी सीरीज जिंदा है, हम जीतेंगे, और नतीजा भी वही हुआ। वेलिंगटन में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच भारत ने 8 विकेट से जीता और इस जीत के हीरो बने अजीत वाडेकर, जिन्होंने अपने कैरियर का पहला शतक बनाया। जीत के हीरो बने बापू नाडकर्णी, जिन्होंने 6 विकेट लिए और बुरी तरह से अगेन एक स्पिन बॉलर्स ने बिल्कुल न्यूजीलैंड के बैट्समैन को धराशायी कर दिया। उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं था कि किस तरह से स्पिन बॉलर्स का सामना किया जाए। अब चौथा और आखिरी टेस्ट मैच आया। इस टेस्ट मैच को जीतकर भारत सीरीज जीत सकता था या ड्रॉ भी कर लेता तो भारतीय टीम सीरीज जीतकर लौटती। लेकिन देखिए साहब, मंसूर अली खान पटौदी की लीडरशिप, उन्होंने कहा कि भाई हम जीत के लिए खेलेंगे और ये मैच न केवल जीता, लेकिन जो पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे थे मंसूर अली खान पटौदी, बहुत इंपॉर्टेंट अर्धशतक जमाया पहली पारी में। और इस स्कोर कार्ड में बहुत ही एक दिलचस्प बात यह है कि न्यूजीलैंड को सिर्फ 5 घंटे तक सरवाइव करना था, लेकिन स्पिन बॉलिंग के सामने वो 5 घंटे भी उनके बॉलर्स बैट्समैन नहीं खेल पाए। ऑकलैंड में हुआ ये मैच भारत ने 272 रन से जीत लिया। सीरीज स्कोर 3-1 भारत के पक्ष में।
सबसे बड़ी बात, जैसा कि साहिर ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा, स्पिनर्स ने इस सीरीज को जीतने में बड़ी भूमिका निभाई और कुल 54 विकेट हासिल किए। 73% विकेट स्पिनर्स ने लिए। प्रसन्ना ने अकेले 24 विकेट हासिल किए। तो ये थी न्यूजीलैंड में मिली पहली जीत की कहानी, जो विदेश में मिलने वाली पहली सीरीज जीत थी। कहा जाता है कि कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने भारतीय टीम को विदेशों में जीतने का मंत्र दिया। सोचिए, मंसूर अली खान पटौदी, एक आंख उनकी डैमेज, जब वो कैप नीचे करके खेलते थे लोग कहते थे कि फैशन स्टेटमेंट है, लेकिन वो कैप नीचे इसलिए करते थे क्योंकि जब वो गेंद आती थी उनकी तरफ तो दो नजर आती थी। तो वो चाहते थे कि सिर्फ एक आंख से वो गेंद को देखें, और एक आंख से खेलते हुए उन्होंने कितने कमाल की पारियां खेली हैं, वो एक इतिहास है। एक बस छोटा सा है कि अभी जैसे मैंने बताया, चौथा टेस्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें प्रसन्ना ने दोनों पारियों में बहुत बड़ा रोल प्ले करा था, ना कि बापू नादकर्णी ने। बापू नादकर्णी ने नहीं, प्रसन्ना ने बड़ा रोल प्ले किया था। और जैसा कि आपको बताया, स्पिनर्स ने कमाल कर दिया पहली इस सीरीज में। तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही कहानियां हम गो न्यूज पर आपको लगातार सुनाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और साहिर को इजाजत दीजिए।